जय हिंद दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं गुप्त वंश। गुप्त के वंश के बारे में हम पहली वीडियो इसके बारे में बता दिया था। अगर आपको बेसिक से समझना होगा गुप्त वंश के बारे में तो बेसिक वाली जो पहली वीडियो है वो वाली देखना। और दूसरा उसके बाद हम दूसरी वीडियो बना रहे हैं जिसमें गुप्त वंश के बारे में जो हमने 2-3 राजाओं के बारे में बता दिया था उसके बाद और देखते हैं, समझे। अब देखिए हम शुरू से पहले देख लेते हैं कि गुप्त वंश में कौन कौन से राजा आए हैं, तो उनके बारे में देख लेते हैं कौन कौन से राजा। देखिए इसका जो शासन चलता है बाद में आपको डाटा नहीं मिलता है इसका, समझे जाता है। जो इसका शासन चलता है कब से 240 से चलता है, क्या 240 से चलता है 550 ईस्वी तक जो है मिलता है इनका, समझे। तो इनका शासन ये रहता है, गुप्त वंश का शासन जो रहता है वो 240 से कितने 240 से 550 तक रहता है, समझे। अब देखिए कौन कौन से राजा आए हैं इसमें, इसके बारे में देखते हैं। देखिए पहला कौन आता है, श्रीगुप्त आए, हमने इसके बारे में बता दिया। पहला श्रीगुप्त। और श्रीगुप्त का पुत्र कौन होता है, श्रीगुप्त का पुत्र कौन होता है, घटोत्कच होता है। घटोत्कच का पुत्र कौन होता है, चंद्रगुप्त प्रथम होता है। और चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र कौन होता है, समुद्रगुप्त होता है। समुद्रगुप्त का पुत्र कौन होता है, रामगुप्त होता है। आपको जो है रामगुप्त के बारे में जो इसका कार्यकाल 5 वर्ष था अभी इसके बारे में बता देते हैं। देखिए उसके बाद रामगुप्त का पुत्र कौन होता है, वो होता है चंद्रगुप्त होता है, समझे। ओ ये पुत्र नहीं होता है, ये इसका भाई ही होता है, समझे। जो इनकी पत्नी थी, इनकी पत्नी का देवर ही रहा, समझे। इनकी पत्नी का देवर यानी भाई तो लगेगा, तो ये जो भाई हो जाते हैं, समझे। उसके बाद चंद्र यानी रामगुप्त के बाद कौन आता है, चंद्रगुप्त आता है। क्योंकि रामगुप्त जो है ये बड़ा था, जब चंद्रगुप्त का बेटा जो था ये रामगुप्त बड़ा था और ये चंद्रगुप्त छोटा था। तो अभी इसके बारे में बता रहा हूँ। अब चंद्र यानी रामगुप्त के बाद चंद्रगुप्त के बाद जो चंद्रगुप्त था इसे क्या कहा जाता है, इसे विक्रमादित्य भी कहा जाता है, समझे। और देखिए अब चंद्रगुप्त के बाद कौन आता है, कुमारगुप्त। कुमारगुप्त आएगा। कुमारगुप्त के बाद कौन है, स्कंदगुप्त आता है, समझे। स्कंदगुप्त। अब इनका शासन के बारे में देख लेते हैं। जो श्रीगुप्त रहा ये कब से कब तक चलता है, तो ये 240 से 80 तक चलता है। 240 से 80 तक चलता है। कौन, श्रीगुप्त चलता है, पहला शासन होता है। यह संस्थापक ही रहता है, समझे। यह संस्थापक गुप्त वंश का संस्थापक कौन होता है, वो श्रीगुप्त होता है। इसका शासन कब से कब तक चलता है, इसका शासन जो होता है 240 से 280 तक चलता है, समझे। लगभग वही 40 साल, तो यानी 40 से 80 तो 40 आवा ना, तो 40 सालों तक इसका शासन चलता है। अब उसके बाद जो है जो श्रीगुप्त है उसका पुत्र कौन होता है, घटोत्कच होता है। घटोत्कच का शासन कब तक चलता है, इसका शासन जो होता है 80 से खत्म हुआ, फिर 80 से 319 तक चलता है। घटोत्कच का शासन कब से, तो 280 से 319 या कहीं कहीं आपको 20 देखने को मिल जाता है, समझे। तो 19-20 डाटा जो है इधर उधर रहता है, समझे। तो यहाँ तक शासन चलता है। उसके बाद घटोत्कच का पुत्र कौन होता है, चंद्रगुप्त प्रथम होता है। कौन होता है, चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम कब तक चलता है, तो 19 तक खत्म कर 19-20। तो ये 19-20 से चलता है, कितने 35 तक चलता है। 19-20 से 35 तक चलता है, समझे। कौन होता है, चंद्रगुप्त प्रथम। वो चंद्रगुप्त प्रथम दूसरे थे, आचार्य चाणक्य वाले, समझे। ये दूसरे हुए हैं। और उसके बाद चंद्रगुप्त का प्रथम उसका बेटा कौन होता है, समुद्रगुप्त था। समुद्रगुप्त के बारे में ही हम बताने वाले हैं। तो समुद्रगुप्त का शासन कब से कब तक चलता है, तो 35 से यानी 335 से 75 तक 375 तक शासन चलता है। तो 335 से 375 तक इसका समुद्रगुप्त का शासन चलता है। उसके बाद समुद्रगुप्त का लड़का कौन होता है, तो वो रामगुप्त होता है। रामगुप्त जो है ये दोनों भाई हो गए। तो रामगुप्त जो होता है इसका समय जो 375 से आपको देखने को मिलता है 380। अब देखिए आपको बहुत सारी किताबों में मिल जाएगा रामगुप्त का जो शासन नहीं मिलता है, समझे। वो बताएगा कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय यानी जो है समुद्रगुप्त के बाद जो चंद्रगुप्त द्वितीय आ जाता है, समझे। तो उसका शासन इसमें बताएगा 375 से कितना बताएगा, 415 तक बताता है, समझे। तो ये रामगुप्त वाला शासन नहीं बताता। अब क्यों नहीं बताता है, देखिए रीजन ये रही इसमें कि जो रामगुप्त था, रामगुप्त जो ये
इसको बंदी बना लिया गया था, रामगुप्त को जो है बंदी बना लिया गया था, समझे। और इसे बंदी बना लिया गया था, और जो है इनको क्या किया गया, फिर इनको बंदी बनाया लगा। इनसे जो सबकी इनकी जो पत्नी थी, इनकी पत्नियां जो है बहुत सुंदर थी, इसकी जो पत्नी थी बहुत सुंदर थी। तो जो है वो आक्रमणकारी जो थे, उन्होंने जो है इनको मांगा कि हमको ये चाहिए ये चाहिए। तो जब बंदी बन गए हैं भाई, बंदी बना लिया गए हैं, तो इनको को बोलना पड़ेगा क्या क्या चाहिए। तो ये जो हाँ कहा के चले गए, और फिर जो है अंत में जो है इन्होंने जो है जो बंदी बनाए थे, तो जो है बंदी कौन बनाया था, रुद्र दामन, वो रुद्रसेन ही बनाया था, समझे। रुद्र दामन के रुद्रसेन था। तो अभी देखता हूँ, जो वो आक्रमणकारी हुए थे, वो शकों ने आक्रमण किया था। तो शकों ने आक्रमण किया था, वो शक कौन था, वो रुद्रसेन द्वितीय था। तो रुद्रसेन द्वितीय ने इनको बंदी बनाया था, किसको, रामगुप्त को बंदी बनाया था। उन्होंने कहा था कि हमको जो है तुम्हारी जो है पत्नी चाहिए साथ साथ में। तो इन्होंने जो है उन्होंने कबूल कर दिया कि ठीक है भाई। इनके मौत के दांव पर लगा, इनकी जिंदगी जो मौत पर लगी हुई है, नहीं देंगे तब भी मारे जाएंगे, देंगे तब भी मारे जाएंगे। हाँ, ये हो सकता है कि दे देंगे तो बच ही जाएंगे। तो बात ये आती है। तो इन्होंने जो है उसको दे दिया। फिर उसके बाद हुआ क्या, जो इनका भाई था ये चंद्रगुप्त, या उनका कह सकते हो जो इनकी पत्नी का जो देवर था, समझे, वो ध्रुव देवी हमको लगता होता है, इसकी पत्नी ध्रुव देवी ही थी। तो जो है ये चंद्रगुप्त जो प्रथम था, वो चंद्रगुप्त द्वितीय, ये जो है अपनी भाभी के जो है भेष बना करके, यानी कपड़ा उपड़ा जो है इनका पहन करके वेशभूषा बना करके जाता है। और साथ में वो तलवार भी रखा था, समझे, साथ में तलवार भी छुपा करके रखा था। और जैसे जो है ये इनके दरबार में प्रवेश करा, जहाँ ये बंदी बनाए गए थे, जैसे ही प्रवेश करा, तो फटाक दे जो है रुद्रसेन जो है भागता हुआ आया, समझे, उनको देखने के लिए आया कि देखे भाई कैसे है। तो वैसे जो है फटाक दे जो है इनको तलवार निकाल के जो है सीधा जो है भोंक दिया, बस इनके मर गए। और जो इनके कमांडर थे, जो कमांडर आए थे, तो उनको भी साथ में जो है इनको मार के गिरा दिया। लेकिन आज तो समर्पण कर लिए थे कि हम युद्ध नहीं करेंगे, लेकिन जो मार करके जो 10 मिनट में मार करके गिरा दिया उनको सब लोग को। तो उसके बाद जो है जब छुट्टी मिल गई, इनको सबको मार के गिरा दिया रुद्रसेन का। तो उसके बाद जो है ये चंद्रगुप्त द्वितीय क्या किया कि ये जो है रामगुप्त को ही मार दिया, उसको भी मार दिया। क्यों की मार दिया, क्योंकि इसने गलती किया था कि भाई तुम बताओ, ये बताओ कि जब शासन या प्रशासन नहीं चला सकते हो, राजा किस लिए बने हो, समझो। जब शासन और प्रशासन तुम्हें चलाना नहीं आता है, अपनी जब वाइफ को, अपनी पत्नी को जो है दान में दे दिए रहे हो, तब तुम राजा कहलाने के योग्य क्यों हो भाई। तो फिर जो है इसी वजह से जो है उनको जो है रामगुप्त को चंद्रगुप्त द्वितीय ने मार देते हैं, समझे। तो इनको भी मार दे, काम खत्म। तो जो अब इनकी जो पत्नियां थी, रामगुप्त की जो पत्नी थी ध्रुव देवी, उसका विवाह जो है वो इनका जो विवाह हुआ था, तो विवाह जो है वो ध्रुव देवी नहीं थी, वो दत्ता देवी, हमने लिखा वो दत्ता देवी। तो जो इनका विवाह जो है फिर उसके जो है इनकी पत्नी रामगुप्त के पत्नी के साथ जो है विवाह स्वयं कर लिया, क्योंकि नई नई शादी हुई थी इनकी, जो नई नई शादी हुई थी। और फिर जो है विधवा होने से अच्छा तो इन्होंने जो है उनसे शादी कर लिया फिर। तो फिर जो है अब इनका मेल होगा। उसके बाद जो है अब जब ये चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन 380 से 415 तक चलता, उसके बाद जो है कौन होता है, कुमार गुप्त आता है, समझे। कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना भी करवाई थी, समझे। और उसके बाद जो है स्कंद गुप्त, कुमार गुप्त शासन 415 से कितना है, 415 से 455 तक चलता है शासन। उसके बाद जो स्कंद गुप्त आ जाता है। स्कंद गुप्त जो है ये कब से कब तक चलता है, 455 से 467 तक चलता है। उसके बाद जो है और देखेंगे अभी। देखिए जो एक इम्पॉर्टेंट बात है, हम किस चीज के बारे में बता रहे थे, बताएंगे आज समुद्रगुप्त, हमारा जो चैप्टर रहेगा समुद्र। क्योंकि जो अगली वीडियो हमने बनाई थी वो जो है लगभग 26-27 मिनट की है, उसको आप देख लेना जरूर, समझे, तभी समझे में आएगा। क्योंकि उसमें हमने बहुत चीजें के बारे में बताया कि मंदिर कैसे बना है, कि मूर्ति कैसी बनाई गई है,
तो कौन सी शैली में बनी है, कौन सी शैली में नहीं बनी है, तो उसके बारे में हमने बताया था, समझे। जब तक वो वाला वीडियो नहीं देखोगे आप इसको समझ में नहीं पाओगे। अब देखिए जो ये हमारा है समुद्रगुप्त, इसके बारे में हमने श्रीगुप्त और घटोत्कच, उनका पुत्र होता है चंद्रगुप्त द्वितीय और चंद्रगुप्त प्रथम, उसके बाद उनका पुत्र होता है कौन, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के बारे में बताने वाले जो इनका समुद्रगुप्त का शासन कब तक, तो 335 से 375 तक चलता है। समुद्रगुप्त का शासन कब से कब तक, इनका शासन कब से कब तक, तो वो 315 से, सॉरी 315 नहीं 75 है वो, हाँ 335, तो सूर्य जो है समुद्रगुप्त का जो शासन चलता 335 से 375, 35 5 40, 50 10 60 10 70, लगभग 40 वर्षों तक शासन इनका भी चला, समझे। जितना श्रीगुप्त का शासन चला था उतना ही समुद्रगुप्त का शासन चलता 335 से 375, 40 साल हो गए, आगे जोड़ लीजिए। उसके बाद देखिए समुद्रगुप्त के बारे में देखते हैं। इन्होंने जो, इनकी माँ का नाम क्या था, इनकी माँ का नाम देखते हैं, यानी इनकी माँ कौन होती है, इनके पिता की पुत्री, तो कौन था, चंद्रगुप्त जो प्रथम। तो इनका जो है विवाह कहाँ से हुआ था, लिच्छवी की राजकुमारी, लिच्छवी की राजकुमारी, उनका नाम था कुमार देवी था, कुमार देवी उनके साथे में हुआ था। और जो ये चंद्रगुप्त प्रथम जब दोनों लोग शादी कर लेते हैं उसके बाद जो है जो सिक्का होता था रुपया, उसे रुपये कहा जाता था उस समय, समझे, रुपये का नाम दिए थे। तो इन्होंने जो है रानी राजा का यानी अपने और अपनी जो है पत्नी का फोटो उस पर यानी चित्र का अंकित करवाया था, चित्र बनवाया था, समझे, ये चंद्रगुप्त प्रथम ने। तो उसका पुत्र ही होता है, कौन होता है, समुद्रगुप्त। तो लिच्छवी की राजकुमारी जो थी, उनकी राजकुमारी कौन थी, कुमार देवी, तो उनकी जो है उनका लड़का होता है समुद्रगुप्त। अब समुद्रगुप्त की पत्नी के बारे में बात करते हैं, जो दत्ता देवी थी, समझे। तो समुद्रगुप्त की पत्नी कौन होती है, दत्ता देवी होती है। अब दत्ता देवी जो है इनकी ये तो पत्नी हो गई, हमने वहां गलत बता दिया था, समझो, वो ध्रुव देवी था, समझे, वो जो हमने पहली बार बताया था ध्रुव देवी वही सही था। तो जो इनकी पत्नी होती दत्ता देवी, उसके बाद जो इनकी उपाधियां देख लेते हैं। समुद्रगुप्त ने कौन कौन सी उपाधियां धारण की थी, लगभग वही 3-4 उपाधियां जो है मेन है इनकी। तो उसके बारे में हम चलिए देखते हैं। जो उपाधियां हैं, उपाधियां देखिए कौन कौन सी हैं। देखिए पहली उपाधियां ये लिच्छवी दैत्य या लिच्छवी दोहत्रीय लिखा जाता है, लिच्छवी दैत्य कौन मिलता है आपको, लिच्छवी दैत्य, और या मिलता है दोहत्रीय और या दैत्य, लिच्छवी दोहत्रीय या लिच्छवी दैत्य, जो ये मिलता है। इसका अर्थ क्या होता है, लिच्छवी दैत्य लिच्छवी दोहत्रीय, इसका अर्थ क्या होता है, लिच्छवी की राजकुमारी जो थी उनकी पत्नी, लिच्छवी की राजकुमारी की बेटी की पुत्र, बेटी की पुत्री, जो लिच्छवी की राजकुमारी थी उनकी बेटी की पुत्र। अब दूसरी उपाधियां कौन कौन सी होती है, दूसरी उपाधियां जो है इन्होंने कौन सी, अश्वमेघ पराक्रम, अश्वमेघ जो है समुद्रगुप्त की दूसरी उपाधियां का नाम बताइए। निम्नलिखित में से समुद्रगुप्त की जो दूसरी उपाधियां कौन सी धारण की थी उसका नाम बताइए। तो उसमें लिखा रहेगा आपको अश्वमेघ पराक्रम, ये उपाधियां धारण की। अश्वमेघ पराक्रम क्यों उपाधि, क्योंकि इन्होंने अश्वमेघ यज्ञ भी कराए थे, जो समुद्रगुप्त थे ये अश्वमेघ यज्ञ भी कराए थे, समझे। तो अब देखिए, अच्छा आप लोग के दिमाग में ये बात आ रही होगी कि जो है ये भाई उपाधियां जो है कौन धारण करता है, उपाधियां क्या ये स्वयं धारण कर लेते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं, ये उपाधियां स्वयं धारण नहीं कर लेते हैं, बल्कि जो इनके गुरु होते थे या जो इनके गुरु या जो दार्शनिक हुआ करते थे, समझो, जो इनके वो उसका नाम क्या था, उसका नाम भूल गया, तो यही इनके गुरु ही रखो, तो जो है इनके गुरु जो है यही लोग जो है उपाधियां देते थे, समझे। अब देखिए जो तीसरी है इनकी जो तीसरी उपाधियां, वो तीसरी उपाधियां कौन कौन सी है, तीसरी उपाधियां के बारे में बात करते हैं। इन्होंने जो है तीसरी उपाधियां कौन सी, कविराज धारण की थी। तीसरी उपाधियां कौन थी, कविराज, कौन थी, कविराज उपाधियां धारण की थी। कविराज इसका अर्थ होता है यह जो था कविराज, जो इसमें कहा गया यह जो दरबार में बैठे गए थे,
दरबार में जो बैठे बैठे या बैठ करके वीणा बजाता था। दरबार में बैठ करके जो है इसमें वीणा बजाता था, समझो। तो यह वीणा जो है बजाता था। और उसके बाद यह जो है परम भागवत, किसकी? परम भागवत, महाभागवत आदि उपाधियां धारण करता था, समझो। परम भागवत, महाभागवत इस चीज की उपाधियां धारण करता था। तो 3 उपाधियां, ये 5 उपाधियां हो गई। ये कौन कौन सी? पहली कौन सी हो गई? पहली जो है ये लिच्छवी धोत्तरीय मिलता है। उसके बाद दूसरी कौन होता है? अश्वमेध पराक्रम मिलता है। और तीसरी उपाधियां कौन सी मिलता है? तीसरी कविराज मिलता है। चौथी कौन सी? चौथी जो है परम भागवत मिलता है। पांचवी महाभागवत मिलता है। तो 5 हो गई। अब देखिए, ये जो है परम भागवत या जो है महाभागवत, ये तो उपाधियां हो गई। और ये जो किसका भक्त था? समुद्रगुप्त जो है किसका भक्त था? यह किसका भक्त था? यह विष्णु का भक्त था, समझो। इसीलिए ये देवी देवताओं का पूजा करता था, खास करके विष्णु का यह पूजा अधिक करता था, समझे। यह विष्णु का भक्त था, समझे। अब देखिए, समुद्रगुप्त के जो दरबारी कवि थे, अगर इनके दरबारी पूछ ले कि निम्नलिखित में से जो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि का नाम बताइए, तो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि का नाम क्या था? हरिसेन। कौन था? हरिसेन था। क्या नाम था? हरिसेन था। अब इनके जो सेनापति के नाम पूछ लिया जाए कि जो निम्नलिखित में से जो है समुद्रगुप्त के सेनापति का नाम बताइए, तो समुद्रगुप्त के सेनापति का नाम जो है क्या हो जाएगा? वो नाम हो जाएगा वीरसेन। क्या हो जाएगा? इनके सेनापति का नाम क्या हो जाता है? वीरसेन हो जाता है, समझे। उसी प्रकार अगर हम आगे देखते हैं, जो ये लाइन लिखी हुई है हमने लिख दिया है, तो जो लाइन लिखी इसमें कहा गया समुद्रगुप्त प्रथम शासक था। बिल्कुल, समुद्रगुप्त जो प्रथम शासक था जिसने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया, और ध्यान से सुनो, उधर एमटीएस जो है 2023 में उधर मई जून में पेपर हुआ था। एमटीएस जो है या मई जून में जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था, यह क्वेश्चन पूछा गया था कि जो है समुद्रगुप्त ने जो है विंध्याचल पर्वत जो है कहाँ पर आक्रमण किया था? किस श्रेणी पर या किस पर्वत पर जो समुद्रगुप्त ने किस पर्वत पर आक्रमण किया था? तो उसमें ये दक्षिण भारत पर आक्रमण किया था, ये नहीं लिखा था कि समुद्रगुप्त ने जो है किस पर्वत पर किस श्रेणी पर कहाँ पर आक्रमण किया था। तो जो है ये इसमें विंध्याचल, वहां ऑप्शन में विंध्याचल भी था, समझे ना। अब जो होगा हमने जो है सुना था, अब जो है तो इसने यहाँ दक्षिण भारत पर आक्रमण किया था। अब जो विंध्याचल पर्वत है या विंध्याचल श्रेणी है, ये जो है ये जैसे ये है विंध्याचल। अब ये जो है भारत को 2 भागों में यहाँ बढ़ जाता है, एक उत्तर भारत हो जाता है, एक दक्षिण भारत हो जाता है, समझो। जो विंध्याचल पर्वत है ये 2 भागों में बढ़ जाता है, एक कौन सा? उत्तर भारत, एक दक्षिण भारत। तो ये कहाँ पर? दक्षिण भारत पर आक्रमण किया था। तो जो है समुद्रगुप्त प्रथम शासक था जिसने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया था, समझे, या विंध्याचल श्रेणी या विंध्याचल पर्वत पर जो आक्रमण किया था। अब देखिए, जो खास बात है इसके बारे में बताना चाहता हूँ। जो उत्तर भारत होगा, उत्तर भारत के 9 राजाओं को, और दक्षिण भारत के जो है दक्षिण भारत के कितने? 12 राजा। तो 9 राजा उत्तर भारत के, और जो है दक्षिण वाला बच गया दक्षिण भारत के 12 राजाओं को इसने हराया था समुद्रगुप्त ने। और अपने जीवन में समुद्रगुप्त ने कितने युद्ध लड़े थे? लगभग 40 युद्ध लड़े थे, समझे। तो ये जो समुद्रगुप्त ने जो है लगभग 40 युद्ध अपने जीवन काल में लड़ा था, समझे। और देखिए, ये दिखाई नहीं पड़ रहा होगा लेकिन हम पढ़ देते हैं, समझे। अब देखिए, जो समुद्रगुप्त है या इनका उल्लेख जो होता है, आर्यभट्ट का उल्लेख जो ये प्रयाग प्रसिद्ध जो ये इन्होंने युद्ध लड़ा था, युद्ध जो 9 राजाओं को हराया था, फिर 12 राजाओं को हराया था, इनका उल्लेख कहाँ पर मिलता है? इनका उल्लेख जो प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखा है? प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन ने लिखा है। किसने लिखा है? हरिसेन ने ही लिखा है, जिसमें जो है विंध्याचल पर्वत पर जो राजाओं को मार गिराया था, समझे। तो जो है उत्तर भारत के 9 राजा थे, दक्षिण भारत के 12 राजा थे, इन राजाओं को जो है मार गिराया था या हराया था युद्ध में। तो उसका वर्णन कहाँ पर मिलता है? प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है।
पर्याय प्रशिक्षित जिन्होंने हर्षेण नहीं लिखा, जिसको हर्षेण ने लिखा, हरिशेण ने ही लिखा है, समझे। अब जो है ये जो है किस शैली में मिलता है, जो है पर्याय प्रशिष्टि किस शैली में मिलता है, ये चंपू शैली में मिलता है। पर्याय प्रशिष्टि किस शैली में मिलता है, पर्याय प्रशिष्टि जो है चंपू शैली में मिलता है। चंपू शैली दो यानी दो चीजों, वो क्या नाम है यार, गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। चंपू शैली जो है इसको जो गद्य और पद्य, गद्य हो गया और पद्य जो है दोनों भागों में यानी दोनों भाषाओं में दोनों चीजों में लिखा गया है, समझे। गाय करके और जो है कह करके सब लिखा गया है। अब देखिए जो B.A. स्मिथ थे, B.S. स्मिथ ने, ये एक बात ध्यान रखना कि जो है इसको नेपोलियन कहा गया है, समझो। B.A. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। देखिए जो B.S. स्मिथ थे, B.A. स्मिथ, इन्होंने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। B.A. स्मिथ ने ये जो है भारत का नेपोलियन कहा। लेकिन वो जो नेपोलियन आता है लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय, जो नेपोलियन लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय आता है, वो नेपोलियन दूसरा था, वो नेपोलियन डरपोक था, समझे। तो वो जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने उसको हराया था, युद्ध में जो हराया था, मार गिराया था। वो साला जो है एको युद्ध नहीं जीत सका था। लेकिन जो मेन युद्ध थे वो नहीं जीत पाए थे। वो वाला नेपोलियन जो उधर 1400 कुछ ईस्वी में, 1793 में आते हैं, 1793 में जो वो आता है भारत में नेपोलियन रहता, उसको लॉर्ड कॉर्नवालिस और जो है भारत में जो नेपोलियन था उसके बीच में जो युद्ध होता तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने उसको बहुत मारा था, समझे। अगर लॉर्ड कॉर्नवालिस की जो है इसकी ये मकबरा पूछा जाए या इसकी कब्र कहाँ है तो गाजीपुर में है। कहाँ पर है लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र, कहाँ है, गाजीपुर में है, समझे। हमारे उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में स्थित है लॉर्ड कॉर्नवालिस की जो है कब्र या मकबरा पूछ लिया जाए, समझे। तो हराया इनको अटलांटिक महासागर में, जो अटलांटिक महासागर तट पर जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस, इसको जो है क्या नेपोलियन को बहुत मारा था, समझो। ये नेपोलियन इससे कंपेरिजन करना और इससे ये जो समुद्रगुप्त से नेपोलियन जो है इससे जो कंपेरिजन करना, यानी जो या मोछ का बाल और पूंछ की बाल, इसमें बहुत अंतर हो जाता है, यहाँ वही बताया गया है, समझे। अब देखिए हम कुछ और बातें कर लेते हैं। जो पर्याय प्रशिष्टि है, पर्याय प्रशिष्टि कितनी भाषाओं में लिखा गया है, अब ये देखना, कंफ्यूज मत होना। अगर जो हमारी पहले वीडियो देखे होंगे तो उसमें जो है बढ़िया उसको समझना आएगा। तो जो पर्याय प्रशिष्टि है ये 3 भाषाओं में लिखी गई है। कितनी भाषाओं में? 3 भाषाओं में। संस्कृत में लिखी गई है, प्राकृतिक में लिखी गई है और फारसी में लिखी गई है। तो इसके बारे में देखते हैं। जो संस्कृत में लिखी गई है उसको किसने लिखा है? वो इन्होंने ही लिखा है। किसने? समुद्रगुप्त ने ही लिखा है, समझो। लेकिन अब देखिए समुद्रगुप्त इन्होंने धनुष, अब देखिए कुछ मेन बातें चल लेते हैं, इसको अभी छोड़ते हैं। इन्होंने जो, अगर हम इसको जो सिक्का चलाया था, समुद्रगुप्त ने जो सिक्के चलाए थे उस सिक्के के बारे में देखते हैं। तो इन्होंने सिक्का कौन सी, देखिए जो सिक्का चलाया गया था उसे वो जो सोने का सिक्का चलाए थे उसे ही दिनार कहा गया या रुपया। रुपया तो उनके समय में कहा गया, जो इन्होंने सिक्का चलाया था समुद्रगुप्त ने वो रुपया था। अब देखिए धनुष, चक्र, गरुड़ चित्र वाले जो सिक्के चलवाए, जो है ये कौन कौन से सिक्के चलवाए थे? चलिए देखते हैं। हाँ यहाँ पर आ रहे थे। समुद्रगुप्त ने जो सिक्के चलवाए थे, सिक्के में जो सोने के सिक्के चलवाए थे उसे दिनार कहा गया। लेकिन जो है जैसे ये हेड टेल है, मान लो ये हेड है, ये टेल है, ये हेड है, ये टेल है, तो जो यहाँ पर जो चित्र बनाया गया है इसमें यहाँ पर लिखा गया है, समझे, लिखा हुआ है 10/1027 लिखा गया। उसी प्रकार जो है जो यहाँ पर जो है ये हेड और टेल जो होता है, सिक्के में जो हेड और टेल होता है वहां पर क्या छपवाए थे? धनुष बनवाए थे, चक्र बनवाए थे और गरुड़ और इन सब चित्र वाले जो है सिक्के चलवाए थे। कौन चलवाया था? समुद्रगुप्त ने ही चलवाए थे। या पूछा जा सकता है समुद्रगुप्त ने किस चीज के जो सिक्के चलवाए थे? उसमें आसन में रहेगा, गरुड़ भी रहेगा, धनुष भी रहेगा और ईगल। अरे यार ईगल जो है वही क्या, गरुड़ हमने बताया, यानी धनुष हो गया, चक्र हो गया, ईगल यानी गरुड़। इन
चीजों के जो है सिक्के चलवाए थे, यानी जो है इस पर जो है जो सिक्का होता था उस पर जो है ये चित्र बनवाए थे। किसका चित्र? धनुष का चित्र, अलग सिक्का। जो गरुड़ है, ईगल, उसका चित्र अलग सिक्का। फिर जो वो धनुष हो गया, चक्र हो गया, चक्र भी छपवाए थे तो उसका सिक्का अलग। यानी कई प्रकार के सिक्के चलवाए थे, लेकिन वो सिक्का के दिनार था। दिनार जो है वो सोना का ही था, सोने के सिक्के ही चलवाए थे। तो उसके बाद देखते हैं जो हम यहाँ पर पर्याय प्रशस्ति आते हैं, जो हमने तभी कहा था पर्याय प्रशस्ति 3 भाषाओं में लिखी, संस्कृत में लिखी गई है, दूसरी फारसी में और तीसरी कौन है? प्राकृतिक। ये प्राकृतिक दूसरी भाषा होती है, समझो। या पहला प्राकृतिक संस्कृत, उसके बाद कौन आता है? प्राकृत आता है, संस्कृत आता है और फारसी आता है। फारसी बाद में आया, समझे। अब देखिए अशोक ने, हमने जो अशोक के बारे में बताया था, जो इसके पहले था अशोक के समय वाला बताया था शासन, समझे। अशोक ने अपनी पत्नी कौरव की याद में जो है कौशाम्बी में प्राकृतिक भाषा में अभिलेख लिखवाया था। जो अशोक का शासन है, अशोक का शासन आप जाकर के हमारे जो वीडियो पड़ी है उसमें आप देख लीजिएगा, समझे। वो जो अभिलेख लिखवाए थे अशोक ने, उसके बारे में हमने बताया था, समझे। जो कलिंग का अभिलेख, कलिंग का जो युद्ध होता है वो अशोक के तीसरे अभिलेख, वो 13वें अभिलेख में मिलता है। तो अशोक ने जब वो आत्मसमर्पण कर लिया था अपने आप को कि हम आज के बाद युद्ध नहीं लड़ेंगे, वो अशोक के जो 13वें शिलालेख में ही मिलता है, समझे। उसी में उल्लेख किया गया है कि जो कलिंग का युद्ध जो है अशोक के 13वें अभिलेख में ही किया गया है। उसमें से एक अभिलेख क्या था? वो जो है अभिलेख है जिसमें कौरवों की याद में जो है, कौरवों की याद में प्राकृतिक भाषा में जो है लिखवाया था अशोक ने। तो प्राकृतिक भाषा आ गया, हमने कहा ये प्राकृतिक भाषा आ गया पहली बार। तो ये पहला होगा, ये दूसरा होगा, ये तीसरा ही है, खुदा है। तो हमने क्या कहा? अशोक ने अपनी जो पत्नी थी, अशोक की जो पत्नी थी, कौरवों की याद में, कौरवों की याद में जो है क्या कौशाम्बी, कौरवों की याद में कौशाम्बी में जो है प्राकृतिक भाषा में अभिलेख लिखवाया था। वो कौशाम्बी में पड़ता। कौशाम्बी कहाँ है? इलाहाबाद में, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में कौशाम्बी पड़ता। वहां पर जो है इन्होंने जो है अभिलेख लिखवाया था। उसके बाद कौशाम्बी अभिलेख जो 3 बातें 4 बातें, इसको आप ध्यान से समझ लीजिएगा। जो कौशाम्बी अभिलेख है, कौशाम्बी अभिलेख पर समुद्रगुप्त के युद्ध का वर्णन हर्षवर्धन ने ही किया था। अब जो ये कौशाम्बी के अभिलेख एक और मिलता है, तो जो ये समुद्रगुप्त का युद्ध का वर्णन मिलता है, तो समुद्रगुप्त के युद्ध का वर्णन जो है वो यहीं पर कौशाम्बी के अभिलेख में ही मिलता है, जिसका वर्णन किसने किया था? हर्षवर्धन ने ही किया था, समझे। तो जो कौशाम्बी अभिलेख, जो तीसरी बातें आती हैं, जो कौशाम्बी अभिलेख अकबर ने इलाहाबाद के किले में लिखवाया। जो अकबर ने जो इसे इलाहाबाद के किले में ही लिखवाया था, जिसे प्रयाग प्रशस्ति नाम दिया गया। ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझो कि प्रयाग प्रशस्ति नाम किसने दिया? तो इसको अकबर ने ही दिया। अकबर ने जो इसको इलाहाबाद में ही लिखवाया था, इसीलिए जो इसे प्रयाग प्रशस्ति नाम दिया गया। और तीसरी चौथी बात है क्या? प्रयाग प्रशस्ति पर जो है जहांगीर ने, ये जब जहांगीर का शासन पढ़ाऊंगा, इनका पीरियड जब उसके बारे में बताऊंगा, समझे। तो जो प्रयाग प्रशस्ति पर जहांगीर ने जो है ये फारसी भाषा में, जहांगीर तो फारसी था ही, फारस का था, फारसी भाषा पढ़े हुआ था। तो ये फारसी जो है ये मुगल था तब, ये सब जहांगीर मुगल थे, मंगोल से आए थे। तो जो फारसी भाषा का जो है, फारसी भाषा में अपने न्याय का उल्लेख करता है। फारसी भाषा में जो है, यानी जो है ये जहांगीर जो है ये न्याय का उल्लेख जो फारसी भाषा में ही करता है। उसके बाद आगे हम थोड़ा और देख लेते हैं अभी। चलिए दोस्तों, हम उसके आगे और थोड़ा देखते हैं। हमने वो समुद्रगुप्त के बारे में बता रहा था। देखिए समुद्रगुप्त जो है, ये जो है इसके बातें, एक बात और ध्यान रखना। समुद्रगुप्त जो है, समुद्रगुप्त के समय श्रीलंका के जो राजा थे, जो श्रीलंका है उसके राजा मेघवर्मन ने, यानी मेघवर्मन ने जो है इसको जो है मांग की थी कि बौद्ध वृक्ष जो है, जो बौद्ध वृक्ष था उसको जो है इन्होंने कटवा कर बवा दिया था। और जो है इन्होंने समुद्रगुप्त से बोध गया में स्तूप बनवाने का तथा संग्रहालय बनवाने के लिए वो निर्णय लिया था। तो
ये जो है जो बौद्ध स्तूप है, स्तूप और संघाराम वो किसने बनवाया है? वो बनवाया है चंद्रगुप्त, वो समुद्रगुप्त ने ही बनवाया है। कि पूछा जाएगा कि जो स्तूप जो है, स्तूप तथा संघाराम जो बौद्ध धर्म का स्तूप है और संघाराम है, किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ये संघाराम और स्तूप जो है ये समुद्रगुप्त के समय ही बनवाया गया, इन्हें समुद्रगुप्त ने ही बनवाया था। तो यही जो है, इसके बाद संघाराम क्या होता है? संघाराम जहाँ संघ के लोग जो है, जहाँ संघ के लोग रहते हैं या आश्रम आश्रम कह सकते हो उनका लोग का, जहाँ ठहरते हैं संघ के लोग, जहाँ ठहरते हैं वो होता संघाराम। अब उसको छोड़िए, अब देखिए जो रामगुप्त के बारे में तभी हमने कहानी जो बताई थी रामगुप्त की, रामगुप्त का शासन कब 75 से 80 तक चलता है इनका। तो इनकी जो पत्नी थी ध्रुव देवी, तो इन्होंने जो रुद्रसेन राजा, ये शक राजा थे, रुद्रसेन द्वितीय जो था शक राजा थे, इन्होंने बंदी बना लिया था, हमने तभी बताया था ना। तो बंदी बना लिया था। उसके बाद जो है इनका जो है इनके यानी ध्रुव देवी के लिए मांग करते हैं कि जो है हमको इनको दीजिए, हम जो है हमारी शादी इनसे कराइए। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है इनको यानी जो है रुद्रसेन जो द्वितीय था इसको पराजित किया। उसके बाद फिर इनकी मार डाला, इनको जो है रामगुप्त को मार डाला। उसके बाद जो है ये चंद्रगुप्त द्वितीय जो था वो ध्रुव देवी से विवाह कर लेता है। उसके बाद किसका शासन आ जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन आ जाता है। ये चंद्रगुप्त द्वितीय जो था, ये जब इनको हराया था, शक राजा को जब हराया था, तभी जो है ये विक्रमादित्य नाम अपना जो उपाधि धारण करवाता है। तो विक्रमादित्य की उपाधि जो है इनके जो है ऋषि मुनियों ने इनको दी थे, समझे? तो या जो कह सकते हैं कि जो विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया, इसे जो चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय का समय कब से कब तक चलता है? तो समय जो है 380 से, उसके बाद 380 से 414, तो 414 या 15 तक चलता है। कहीं कहीं 14 मिलता है, कहीं कहीं 15 मिलता है, समझे? उपाधियां जो इन्होंने ली थी, और उपाधियां जो चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो उपाधियां कौन कौन सी ली थी? ये उपाधियां जो सकारी ली थी, सखारी की उपाधियां ली थी, महाभागवत की उपाधि, और जो है परम भागवत है यार, ये परम भागवत की उपाधि ली थी। और परम जो है परम भट्टारक की उपाधि, आदि सब उपाधियां ली थी। और रुद्रसेन द्वितीय ने जो है इनको हराया था। किसको? चंद्रगुप्त द्वितीय ने रुद्रसेन द्वितीय को हराया था। जब हराने के बाद जो है इन्होंने क्या किया? इन्होंने चांदी का सिक्का चलवाया। वो लोग जो है स्कंदगुप्त और उसके श्रीगुप्त लोग जो है सोने के सिक्के चलवाए थे। लेकिन जो है ये चंद्रगुप्त द्वितीय आता है, जब शक लोगों को पराजित कर देता है, तो उसके बाद जो है गद्दी पर बैठता है। तो जब राजा बनता है तो ये जो है चांदी का रुपया जो है चलवाता है, जिससे रुपया कहा गया। सोने को दिनार कहा गया, चांदी को रुपया कहा गया, समझे? उसके इनकी जो राजधानियां थी, जो चंद्रगुप्त द्वितीय की राजधानियां जो थी वो कौन थी? उज्जैन थी, समझे? उज्जैन, माहिष्मती। और उसके बाद हम देखते हैं जो इनका विस्तार, अगर हम देखते हैं कि इनका जो विस्तार जो है कैसे कैसे ये अपने जो चंद्रगुप्त द्वितीय जो है ये अपना अपना विस्तार कैसे किए, उसके बारे में देखते हैं। ये जो विस्तार किए हैं ये अपना सीधे वैवाहिक संबंध के द्वारा इनका 3-4 विवाह हुआ था, समझे? फिलहाल उनकी जो है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उनकी पत्नियों के बारे में पूछना बताना। तो जो है वैवाहिक संबंधों के द्वारा धीरे धीरे जो है बढ़वाया, अपना जो है राज्य का विस्तार करा धीरे धीरे। उसके बाद जो है जो इनका पुत्र होता है या चंद्रगुप्त द्वितीय का जो पुत्र होता है, कौन होता है? वो होता है कुमारगुप्त। वो पुत्र होता है कुमारगुप्त का विवाह किससे किया? वहां की राजधानी जो कुंतल की राजकुमारी से किया। जो है कुंतल की राजकुमारी जो है ये राजकुमारी थी कुंतल के, तो उनसे किया। उसके बाद जो है चलिए देखते हैं, वो छोड़ो, अभी जो है इनका जब है कुमारगुप्त के बारे में बताऊंगा तब उसके बारे में देखता हूँ। जो अब दरबारी है, इनके दरबार के नवरत्न कौन कौन थे? जो चंद्रगुप्त द्वितीय था या विक्रमादित्य इन्हें कह लो, जो इनकी उपाधियां थी, उपाधियों के बारे में हम बात करते हैं। उपाधियां नहीं, सॉरी, जो दरबारी कब थे, या सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चंद्रगुप्त के दरबारी कब का नाम बताइए। उसमें 3 ठोरे कोनो दूसरा रख दी है, एक ठोरे जो है इसमें से रख दी है। तो उसमें कौन सा रख दें? कालिदास ये है, मालविका अग्निमित्रम जिन्होंने लिखा है,
विशाख दत्त हो गया, विष्णु शर्मा, इमन से कोनो एक को तय दी हैं। तो वो किसके दरबार के नवरत्न थे? तो ये दरबार के जो है किसके नवरत्न थे? तो इनके चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के नवरत्न थे। कौन कौन से थे? लगभग स्टोरी गिनाऊंगा जो मेन में है। कालिदास नंबर 1 पर हो गए। कालिदास ने क्या किया? इसको कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। इन्होंने जो नाटक लिखी है, रघुवंशम लिखा, रघुवंशम, मेघदूतम, कुमार संभवम, उसके बाद कुमार संभवम, मालविका, अग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम, यह सब नाटक इन्होंने लिखा। उसके बाद जो विशाख दत्त जो आते हैं, विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस जो है लिखा, और देवी चंद्रगुप्तम लिखा है, समझे। उसके बाद जो विष्णु शर्मा आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है विष्णु शर्मा वाला, समझे। ये वेरी इंपॉर्टेंट। इन्होंने पंचतंत्र लिखा है, इंपॉर्टेंट विष्णु शर्मा। इन्होंने पंचतंत्र लिखा। पंचतंत्र जो है ये बाइबिल के बाद सबसे ज्यादा हिंदी में अनुवाद किया गया है पंचतंत्र का, समझे। इसके बाद जो अमर सिंह आते हैं, अमर सिंह जो अमरकोश इन्होंने लिखा है, जो 12 प्रकार की मिट्टियों के बारे में वर्णन किया है। तो इसमें जो है इन्होंने 12 प्रकार के, भारत नियम है कि 12 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं, तो 12 प्रकार की मिट्टियों के बारे में वर्णन किया है इन्होंने। उसके बाद धन्वंतरी आते हैं, जो राजवैद्य थे, ये राजवैद्य थे, इनके जो दरबारी कब के राजवैद्य थे ये धन्वंतरी। और उसके बाद 7वें पाए बेताल आते हैं, बेताल भट्ट। कौन आते हैं? बेताल भट्ट आते हैं। वर्ती आते हैं। कौन आता है? वर्ती आते हैं। फिर शंकु आते हैं। कौन आते हैं? शंकु, वो वाला शंकु नहीं है, ये वाला शंकु नहीं जो टोपी वाला, ये शंकु नवरत्न थे, समझे। तो नवरत्न थे। छपड़ा कहते हैं, छपड़ा के छप्पक कोई था। तो उसके बाद जो घट करपट आते हैं। क्या आते हैं? घट करपट। क्या आते हैं? घट करपट। घट करपट, तो घट करपट क्या नाम है? घट करपट। तो उसके बाद ये सब इनके नवरत्न हो गए। उसके बाद हमारा कौन सा होगा? अब कुमार गुप्त। कुमार गुप्त के बारे में देखते हैं थोड़ा। चलिए दोस्तों, हम थोड़ा आगे और देखते हैं, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। कुमार गुप्त का शासन देखते हैं। तो कुमार गुप्त का शासन हम देखते हैं। कुमार गुप्त का शासन कब से कब तक चलता है? 1415 से 1454 या 55 मिलता है, समझे। ये रहता है इनका समय। ये जो इनके बचपन का नाम क्या था? गोविंद गुप्त था। इनके जो है कुमार गुप्त के बचपन का नाम क्या था? गोविंद गुप्त था। और इन उपाधियां जो महेंद्र दत्त की उपाधि लिए थे इन्होंने, महेंद्र दत्त की उपाधि लिए थे, और शकादित्य की उपाधि लिया था। सर्वाधिक अभिलेख इन्होंने ही लिखवाया। गुप्त वंश में देखा जाए सर्वाधिक अभिलेख कौन लिखवाता है? तो वो जो है इन्हें ही लिखवाते हैं। कौन लिखवाते हैं? कुमार गुप्त ही लिखवाते हैं सर्वाधिक अभिलेख। उसके बारे में जो स्कंद गुप्त का शासन आता है, स्कंद गुप्त ये 55 से जो है 55-67 चलते हैं। ये उपाधि जो विक्रमादित्य की उपाधि धारण किए थे। ये कौन सी उपाधि धारण किए थे? ये विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण किए थे। इनका संरक्षक कहा जाता है। इनको जो ये भारत का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो भारत का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो भारत का जो संरक्षक है वो किसको कहा जाता है? स्कंदगुप्त को कहा जाता है। स्कंदगुप्त ने हूणों को गुजरात में हराया था। स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था। कहाँ? गुजरात में पराजित किया था, समझे। और गुजरात में पराजित किया था। तो गुजरात में पराजित किया। इसी उपलक्ष्य में जूनागढ़ जो गिरनार पर्वत है, जूनागढ़ गिरनार पर्वत को जो है संस्कृत भाषा में जो लिखवाया था। ये जो है गिरनार पर्वत, ये जो है ये जूनागढ़ में पड़ता है, इसको संस्कृत भाषा में लिखवाया। और जो है ये जो क्या नाम है, और गाजीपुर में जो भीतरी अभिलेख पड़ता है, गाजीपुर में जब इनको शकों को यानी इनको जो है हूणों को जो हराया था, तो वहाँ एक तो गिरनार पर्वत को जो है संस्कृत भाषा में लिखवाया था जूनागढ़ वाला, और जो भीतरी अभिलेख को जो है इसको जो गाजीपुर में जो है भीतरी अभिलेख कहाँ पड़ता है? गाजीपुर में पड़ता है, समझो। उसको जो हूणों की विजय के उपलक्ष्य में जो है उसको लिखवाया था, समझे। उसके बाद जो है क्या आता है? चक्रपालित आता है। इसमें ला लिखा ना, चक्रपालित नहीं, चक्रपालित में जो है सुदर्शन झील। चक्रपालित कौन थे? ये जो है वो राज्यपाल थे। इनके जो है यहाँ के राज्यपाल थे, समझे।
तो चक्रपालित जो है, ये जो गुजरात के राज्यपाल थे, इन्होंने सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई थी, समझे, सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई थी। उसके बाद देखते हैं जो आता है इनके प्रशासन के बारे में बात करते हैं। जो गुप्त वंश के प्रशासन थे, प्रशासन जो है इन्हें आर्य के समान ही जो प्रशासन था। जो प्रशासन कैसा था, जैसे आर्यों का चलता है, आर्यन सभ्यता वाले जो था, उसी प्रकार इनकी भी जो सभ्यता का प्रशासन था। जो ये क्या उपज का जो है, उपज का 1/6%, उपज का जो है, उपज का 1/6% लिया जाता था। जो उपज होती थी उसको 1/6%। सती प्रथा का प्रमाण भानुगुप्त के एरण अभिलेख में मिलता है, समझे। सती प्रथा का अभिलेख, सती प्रथा का उल्लेख किसमें मिलता है, भानुगुप्त के एरण अभिलेख में जो है इनका उल्लेख मिलता है। सती प्रथा का उल्लेख जो भानुगुप्त के एरण अभिलेख में मिलता है। उसी प्रकार देखते हैं जो राजा होते थे वो वंशावली या वंशागत होते थे। सेनापति जो इनके थे उसके बारे में देखते हैं। जो मेन सेनापति है उसके बारे में देखते हैं। महालौधिकृत है, कौन है, महालौधिकृत है। तो इनके सेनापति कौन कौन से हैं, महालौधिकृत, ये जो मुख्य सेनाध्यक्ष या मुख्य सेनापति थे। ये सेनाध्यक्ष नहीं, सूनाध्यक्ष लिखा गया है। ये जो होते थे फांसी देने वाला अधिकारी होता था। सूनाध्यक्ष जो है फांसी देने वाला अधिकारी था। उसके बाद जो है पुरपाल देखते हैं। पुरपाल को जो है ये सीमा की सुरक्षा करने वाला था, सीमा की सुरक्षा करता था। पुरपाल जो है सीमा की सुरक्षा करता था। उसके बाद जो है लक्षणाध्यक्ष, लक्षणाध्यक्ष जो है ये टकसाल मंत्री था। लक्षणाध्यक्ष कौन होता था, टकसाल मंत्री। टकसाल जो होता है जहाँ पैसा छपता है, समझे, जो जहाँ पैसा छपता है, टकसाल जो है वही का वहाँ उसका अध्यक्ष या हुआ करता था, समझे। जो सिक्का आता है, सिक्का जो ढाला जाता है उस मशीन को टकसाल कहा जाता है, समझे। तो सीता अध्यक्ष, जो सीता अध्यक्ष है जो सरकारी भूमि वाला मंत्री होता था। जो सरकारी जमीन होती थी उसका मंत्री होता था कौन, सीता अध्यक्ष। उसके बाद बाल विवाह, अगर पूछा जाए कि जो है ये गुप्त वंश में जो है, गुप्त वंश में या क्या पूछ लिया जाए, या स्कंद गुप्त में क्या सती प्रथा का उल्लेख था, तो सती प्रथा का उल्लेख था। तो इसके बारे में देखते हैं। सती प्रथा का उल्लेख या सती प्रथा का वो सती प्रथा का जो है उल्लेख इसमें नहीं मिलता है। और विवाह, और जो विवाह प्रथा का उल्लेख आता है, जो विवाह वाला प्रथा था, विवाह, बाल विवाह, क्या बाल विवाह का प्रचलन था गुप्त वंश में? क्या बाल विवाह का प्रचलन था? तो गुप्त वंश में बाल विवाह का प्रचलन नहीं था। किस चीज का प्रचलन था, तो उसके बारे में देखने वाले हैं। तो नियोग प्रथा, विधवा विवाह, तो इनका सबका जो है प्रचलित था। किसका प्रचलित था, नियोग विवाह और विधवा विवाह, ये सब प्रचलित था, समझे। जो विधवा विवाह तब है तो ये जो है वो करवाइत रहा। रामगुप्त का जो है, रामगुप्त की जो पत्नी, रामगुप्त की जो पत्नी थी ध्रुव देवी, उनका विवाह चंद्रगुप्त के साथ ही तो हुआ था, चंद्रगुप्त द्वितीय के साथ ही हुआ था। तो बात वही पड़ती है ना। तो विवाह पे ये विधवा पर वो विधवा हो नहीं गई। जब उसका पति मर गया, रामगुप्त मर गया, तो ध्रुव देवी विधवा हो गई। तो वही इसमें भी उल्लेख किया गया कि विधवा प्रथा का प्रचलन था। तो उससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि जब रामगुप्त का जो पत्नी, रामगुप्त की जो पत्नी थी या रामगुप्त की जब मर गया तो उसकी जो पत्नी थी उसका विवाह उनके साथ होगा, तो इसका प्रचलन था इसके मतलब। तो इससे भी अनुमान लगा सकते हैं। अब हमारा यहाँ तक जो है गुप्त वंश समाप्त होता है। अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।